अर्थात is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में फ्रेम में अंशुमान जी। ये साल 2021 का नए दशक का पहला अर्थात है। अंशुमान जी, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हाँ, हैं? आपको भी नए वर्ष की शुभकामनाएं और बहुत दर्शकों सारे को भी। अर्थात के दर्शकों को, इससे जुड़े हुए लोगों को, सवाल पूछने वालों को, कमेंट करने वालों को। ये नया दशक शुरू हो रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम इकोनॉमी की भाषा में बात करें तो सदी का 25% 20% हिस्सा खत्म हो चुका आखिरी है। क्वार्टर भी शुरू हो रहा है अंशुमान जी। हाँ, तो और ये अब कोविड के बाद का आखिरी क्वार्टर भी है, तो हमें एक 20% हिस्से से एक नया दशक शुरू हो रहा है और इसको हम दशकारंभ भी कह सकते हैं। ये दशकारंभ की जो चुनौतियां होती हैं नए दशक की, हम वहाँ खड़े हुए हैं। नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। उम्मीद करते हैं कि कोविड जल्दी से जल्दी जाए और हम कम से कम हस्ब मामूल अपनी उन स्थितियों में लौट सकें जहां हम पहले थे कोविड से पहले। हाँ, मतलब कोविड से जहाँ पहले थे, कोविड की पोस्ट कोविड वर्ल्ड शुरू हो हम्म। और चीज़ें उस ओर जाने लगी हैं धीरे-धीरे। मतलब यूके का जो स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन इंडिया में रिपोर्ट होने लगा है अब। उन सब के बावजूद जनवरी से ही देश के कई हिस्सों में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। जी। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो है, हम उस पर ही आज का अर्थात केंद्रित करते हैं। और वैसे मैं पढ़ रहा था उस पूरी बातचीत को, तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हम एक मध्यम वर्ग के लोग या उच्च मध्यम वर्ग के लोग या ऊंचे तबकों के लोग चीजों को देखने में, चीजों को समझने में एक शायद एक खास नजरिया ही रखते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं। लेकिन पोस्ट कोविड वर्ल्ड में और जो कोविड का लॉकडाउन वाला जो पूरा पीरियड था, उसमें बहुत सारे लोग वंचित और ज्यादा वंचित होते गए। और इन सब पर आएंगे 2 मिनट बाद। और पहला पिछला अर्थात विजिट कर लेते हैं। वो साल 2020 का आखिरी अर्थात था और मोनोपोली पर जो हमने बातचीत की थी उसमें, और मोनोपोली का संकट जो है, मार्केट को कंट्रोल करने की जो नीतियां हैं और उसमें किस तरह की उलटबाजियां हैं, तमाम कैसे समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इस पर हमने बातचीत की। हाँ, सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें दिख रही है अभी भी, जब हम इस अर्थात को आप सुन रहे हैं, तो जो बाजार और लोगों के बीच का विश्वास है, जो फ्री मार्केट और कम्युनिटी के बीच की रिलेशनशिप है, जो बहुत बहुत संवेदनशील, बहुत नाजुक रिश्ता है, सरकार उसमें इनेबलर होकर सामने आती है, वो रिश्ता दरक रहा है, वो रिश्ता लड़खड़ा रहा है, खासतौर से विकासशील देशों में और भारत जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। तो पिछला अर्थात हमने जहां छोड़ा था, वो अर्थात हमें बताता था कि इस साल भारत के सुधार के लिए, इस साल या इस 5 साल में, इस दशक में भारत के सुधार की जो सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, वो ये है कि जिन रिफॉर्म्स से लोग यहां तक बढ़कर आगे आए हैं, उन रिफॉर्म्स में लोगों का भरोसा बना रहे, उस फ्री मार्केट में, उस लिबरलाइजेशन में, उस ग्लोबलाइजेशन में भरोसा बना रहे। मंदी के दौरान वो भरोसा दरक रहा है, जिस पर हमने पिछली बार चर्चा की। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रतिक्रिया की, बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रश्न पूछा, बहुत सारे लोगों को वो संदर्भ समझ में आए कि मोनोपोली अमेरिका में एंटी टेस्ला का संदर्भ क्या है, वॉल स्ट्रीट में गॉर्डन गीको क्या कहता है, और मंदी में बाजार कैसे बीमार होते हैं और फिर उन बाजारों पर लोगों का विश्वास कैसे लड़खड़ाता है। ये हमारे दशक की सबसे बड़ी चुनौती थी, जो अगले साल आ गई है। हम अगले साल के इस साल के अर्थात में बार बार इसको रिविजिट करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी। आगे बढ़ने से पहले अंशुमान जी, इस बार इंडियन हिंदी का अंक क्या है, बता दें। सिद्धांत, पारंपरिक रूप से हमारा जो साल का पहला अंक होता है, वो पिछले साल के न्यूज मेकर्स का होता है। वो शख्सियत, वो घटनाएं, वो हस्तियां जिन्होंने पिछला पूरा साल बनाया। और उसमें आप स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना वायरस या कोविड सबसे बड़ी खबर थी, और उसके आसपास जो भी हुआ, वो सब घटनाक्रम हम इस न्यूज मेकर्स के इशू में लेकर आ रहे हैं और आयाम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक महामारी, एक पैंडेमिक कैसे बदल देती है चीजों को। महामारी छोटी चीजें नहीं होती। दुनिया में महामारियों का इतिहास हमें बताता है कि उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया। उसके बाद चीजें कभी वापस वैसी नहीं हुई जैसी कि महामारियों से पहले थी। चाहे आप ब्लैक डेथ देखें अर्ली 19th सेंचुरी की, या स्पेनिश फ्लू देखें या रीजनल जो
पैंडेमिक्स आई हैं, तो हम्म। महामारी और महामंदी जो है वो सबसे बड़े डिसरप्टर होते हैं, वो सब कुछ बदल देते हैं। तो बदलाव क्या थे जिनके बीच 2020 में पड़े हैं? वो न्यूज मेकर्स कौन थे जिन्होंने इस महामारी के बीच अपनी क्षमताओं, अपनी उपलब्धियों, अपनी रचनाओं, अपनी कोशिश से अपने आप को स्थापित किया? तो ये पूरा अंक 2020 की उन घटनाक्रमों पर है जिन्हें हम जानना चाहते हैं और जिनसे हमारे आने वाले दशक पर प्रभाव पड़ेगा। तो अर्थात पर आते हैं हम लोग। तकनीक की तिजोरी उसका शीर्षक दिया है शुमान जी आपने। लॉकडाउन जिस समय चल रहा था, जिस समय ये था कि मार्च में लॉकडाउन लगा है, बच्चों के सेशन पूरे होंगे कैसे, बच्चे अपना सालाना इम्तहान कैसे देंगे, उनके 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 रिजल्ट कब आएंगे, उनको प्रमाण पत्र कब मिलेगा, नई क्लासों में कैसे जाएंगे, ये तो एक छोटी डिस्कशन है। बड़ी डिस्कशन थी कि पढ़ाई कैसे होगी। जूम क्लास तो चल रही है, दुनिया भर के तामझाम तो हो रहे हैं। एक भयावह स्थिति है कि देश की बड़ी एक आबादी जो है वो अपने जीवन से दूर हो गई, शिक्षा से दूर हो गई, क्योंकि शिक्षा बेहद ज्यादा डिजिटल हो गई। जैसा मैं पढ़ रहा हूं, जैसा मैं समझ रहा हूं, हम टेक्नोलॉजी के मुरीद तो हैं, बार बार उसकी वकालत करते हैं और बार बार हिमायती हैं चीजों को और ज्यादा टेक की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसका जो मूल्य हम चुकाते हैं, उसका जितना पैसा हम देते हैं, वो बहुत भयावह फैक्ट सामने लेकर आता है। और सुयश की कहानी, जिससे इस पूरे अर्थात की शुरुआत होती है, उस बच्चे की कहानी से, वो बहुत मार्मिक है सर। बताएं सर। सिद्धांत, ये किंचित अलग तरीके के विषय के साथ हम इस दशक के अर्थात अर्थात की का प्रारंभ कर रहे हैं। तकनीकों को लेकर हमारी जो धारणा है, जैसा हम मान रहे हैं कि कोविड के बाद की दुनिया तकनीकों पर केंद्रित दुनिया होगी। तकनीक ने हमें कोविड से लड़ने में, कोविड से जूझने में, कोविड से बचने में बहुत हद तक मदद की है। उन तकनीकों का एक दूसरा चेहरा है और आमतौर पर हम तकनीकों के विकास पर, तकनीकों की व्यवस्था से इतने प्रभावित रहते हैं कि हम उस दूसरे चेहरे को नहीं देख पाते। जैसा मैंने कहा कि हम इस अर्थात से कोविड के बाद की दुनिया को देखना शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से जिन अर्थात पर हम चर्चा करेंगे वो सब कोविड के पार की दुनिया होगी, और कोविड के पार की दुनिया में तकनीक जो सबसे बड़ा जो एपिसेंटर होने वाला है, जो भविष्य का केंद्र होने वाला है, उस तकनीक के जो अंतर विरोध हैं, जो उसकी दुविधाएं हैं, उसे समझना हमारे लिए जरूरी है। और ये विषय अभी हमारे ध्यान में तो है, पर हम इसे महसूस कर रहे हैं, पर इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजें किस दिशा में जा रही। और इसलिए मैंने सुयश की कहानी, क्योंकि सुयश एक बच्चा है जो एक बहुत सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय या एक सामान्य मेहनती परिवार के माता पिता का बच्चा है। लॉकडाउन जैसे ही हुआ उसकी पढ़ाई छूट गई, स्कूल बंद हो गया। उसके पास ना स्मार्टफोन था, ना उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन था, तो इसलिए वो क्लास नहीं जा पाया। सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाई करता था। उसकी माँ जो एक एक उच्च मध्यम वर्गीय बस्ती में सुबह सुबह काम करने जाती है, उसको सांस की बीमारी है और उस धुएं में वो खांसती है, लेकिन उसको काम करने जाना पड़ता है। वो आके अपने बच्चे को, अपनी माँ अपने घर में बताती है कि जिस साहब के घर में वो काम करती है, भाई उनके यहाँ तो पानी नहीं, हवा साफ करने की मशीन भी है। उनके यहाँ तो पानी क्या, हमको तो सुबह हमारा तो पूरा, हमें सांस लेने में दिक्कत होती, पर उनके घर एक ऐसी मशीन है जो हवा साफ कर देती। उनके घर जाओ तो सांस ठीक हो जाती है, हवा क्लीन हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है। सुयश के पिता का काम खत्म हो गया लॉकडाउन के दौरान, नौकरी चली गई। वो छोटे मोटे काम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर काम करते हैं, कभी इधर काम करते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि कोविड वैक्सीन क्या है, कैसा है, पर उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना कल हो जाए कि हमको काम मिलने की शर्त कोविड वैक्सीन ही हो जाए, कि अगर हमें कोविड वैक्सीन नहीं लगी होगी तो शायद हमको कोई काम नहीं देगा। उनके दिमाग में आशंकाएं तैर रही जैसे जैसे वो वैक्सीन और नए वायरस के स्ट्रेन और इनकी बातें सुनते हैं। ये बात उन्हें ये नहीं पता। यूके में जो कार्ड मिलने लगा है वैक्सीन के साथ, हाँ, उसके साथ वहां ये से बात शुरू हुआ। और भी ज्यादा। हाँ, हो जाता है। तो उनको सुयश के पिता को ये लगता है कि कहीं हम पूरे परिवार के लिए वैक्सीन खरीद भी पाएंगे कि नहीं, उसकी कीमत क्या होगी, और अगर हमें वैक्सीन नहीं लगी होगी तो कल कोई घर में, अगर हम किसी के घर में काम करने जाएंगे तो हमें काम मिलेगा कि नहीं। ये कोविड के बाद की दुनिया है, और इस दुनिया में हम थोड़े संकोच के साथ, थोड़े किंचित उलझन के साथ प्रवेश कर रहे हैं। दरअसल 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो मानव इतिहास की जो ताजा प्रगति प्रक्रिया है, उसकी सबसे पेचीदा और सबसे गंभीर उलझन के साथ शुरू हो रहा है।
हम जहां खड़े हैं ना सिद्धांत, जनवरी 2021 में, वहां महामारी के बाद दुनिया में तकनीकों की कोई कमी नहीं है। हम जिन भी तकनीकों की कल्पना अपने जीवन में कर सकते हैं या सोच सकते हैं, वो सारी की सारी तकनीकें या तो बन चुकी हैं या टेस्टिंग के अलग अलग फेज में। आप बात करना शुरू करिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करिए, आप इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस की बात करिए, आप हाइब्रिड कारों की बात करिए, आप ड्रोन की बात करिए करिए आप 3D से बनने वाले शरीर के अंगों की बात करिए, आप इंटेलिजेंट स्पेस की बात करिए, आप ड्राइवरलेस गाड़ियों की, कारों की बात करिए। भारत में एक ड्राइवरलेस मेट्रो का आज से ट्रायल हुआ, संचालन शुरू हो गया। शुरू। आप उन तकनीकों की, जहां तक आपकी कल्पना जाती है, जहां जिस स्तर तक आप तकनीकों को सोच सकते हैं, वो सारी तकनीकें हमारे पास उपलब्ध हैं या वो शुरू हो चुकी हैं। चुनौती यहां से दूसरी है, दुनिया में जितनी ज्यादा तकनीकें हैं, उससे ज्यादा बड़ी संख्या उन लोगों की होने वाली है जो अपनी जिंदगी को बचाने या जिंदगी को बेहतर बनाने की तकनीकों की कीमत चुकाने में सक्षम नहीं है। और ये तकनीक, और यहां से हम 21वीं सदी के तीसरे दशक की दुविधा को शुरू कर रहे हैं। हम बिल्कुल 1930 की मंदी की परिस्थिति में नहीं हैं, हम बिल्कुल स्पेनिश फ्लू के बाद की स्थिति में नहीं, हम 1950 और 1960 के इतिहास में भी नहीं है, हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की भी स्थिति में नहीं, जहां ग्रीनफील्ड था, कोई तकनीक नहीं थी। हम एक ऐसी दुविधा के साथ नए सफर की, नए दशक की शुरुआत कर रहे हैं, जहां भारत में डिजिटल क्रांति का रिकॉर्ड है, पर 80% बच्चे इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई नहीं कर सके। 80% छात्र, ये ऑक्सफैम का सर्वे बताता है कि भारत में 80% बच्चे इस पूरा उनका साल, यानी वो केवल 20% बच्चे ऐसे थे जिनके जो इस लॉकडाउन के दौरान अपनी सामान्य शिक्षा को जारी रख सके। अब चुनौती यहां इसकी नहीं थी कि हमारे पास तकनीक नहीं थी, हमारे पास सुविधा नहीं थी, हमारे पास मीटिंग के एप्लीकेशंस नहीं थे, हमारे पास स्मार्ट क्लास नहीं थे। तकनीक की समस्या ये थी कि तकनीक की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, तकनीक कैसे उठाई जा सकती। इस पर हम आगे आते हैं। हम पहले बात वैक्सीन से शुरू करते हैं। आप कुछ पूछना चाहते थे वैक्सीन पे? हाँ, वैक्सीन पे सर, मतलब ये मेरा सवाल है कि वैक्सीन भारत में कौन सी आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी बहस है, फाइजर, मॉडर्ना, तमाम, अब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो SII में, सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है, भारत में कोवैक्स है। भारत में तो सर वैक्सीन ऐसी स्थिति में है कि कोल्ड चेन -70 डिग्री कहीं बन नहीं सकता, मतलब इसको कोल्ड नहीं, कोल्डर चेन कहा जा रहा है। और ऐसा है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में लग रहा है कि उनका अप्रूवल लटका हुआ है, तमाम समस्याएं हैं। गंगा खेडकर का इंटरव्यू था, वो बोले थे कि जो वैक्सीन हमारे यहाँ बन रही है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि वो जल्दी मिलेगी, उसको कोल्ड चेन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अल्टीमेटली उनके साथ दिक्कत ये है कि वो पास नहीं हो रही है जल्दी। देखिए, यही यहाँ दुविधा ये नहीं है कि वैक्सीन अप्रूव नहीं है, वैक्सीन बनेगी नहीं। हमारी चुनौती, भारत या भारत जैसे बहुत सारे विकासशील देशों की जो चुनौती है, या इन अर्थव्यवस्थाओं की चुनौती है, वो ये है। अगर आप विज्ञान की तकनीकी की दृष्टि से देखें, तो फार्मास्यूटिकल उद्योग ने अद्भुत क्रांति करके दिखा दी आपको कोविड के दौर में। विज्ञान अपनी तरह से कोविड के दौर में कोविड से जो जंग थी उसको जीतने में सफल रहा। 1 साल से कम समय में उसने वैक्सीन बना दी, और वैक्सीन बना ही नहीं दी, उनकी करोड़ों खुराकें बनकर तैयार हो चुकी हैं, उनकी बुकिंग भी हो चुकी है, प्रोग्राम लगनी शुरू हो गए। इतने कम समय में दुनिया में कभी वैक्सीन नहीं बनी। तो अगर आप तकनीक की दृष्टि से देखें, अगर आप तकनीक के को फैंटेसाइज करते हैं, आप तकनीक की प्रगति पर पूरी दुनिया में किसी भी देश में खुश होते हैं, तो शायद फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए, चिकित्सा उद्योग के लिए, साइंस के लिए इससे बड़ा टेस्टिंग मूवमेंट नहीं था। और आपको याद होगा, पिछले साल हमने अप्रैल में वैक्सीन के ऊपर एक पूरा अर्थात का एपिसोड किया था, और हमने कहा था कि ये जो रेस शुरू हो रही है, ये रेस हर हाल में दिसंबर तक खत्म हो जाएगी, जिस स्पीड से वैक्सीन डेवलप हो रही है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। और लेकिन एक इसके साथ दूसरी दुविधा जहां से शुरू होती है, बहस ये नहीं है, बहस ये पुरानी पड़ चुकी कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन बन चुकी, ट्रायल टेस्टिंग शुरू हो चुकी, जिस देश की जितनी क्षमता होगी उसके पास उतनी वैक्सीन आ पाएगी। कुछ जगह देर से आएगी, कुछ जगह पहले आएगी। कहां देर से आएगी, कहां पहले आएगी, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात सिद्धांत ये कि कितने लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी, कितने लोग, दुनिया की कितनी बड़ी आबादी उस वैक्सीन को अफोर्ड कर पाएगी, उस वैक्सीन को खरीद पाएगी। जब हम वैक्सीन मिल पाने की बात कहते हैं, तो ये बात नहीं हम कह रहे हैं कि वो व्यक्ति खरीदे, चाहे वो लोग खरीदें या उनके बदले सरकारें खरीदें। सरकारों वाला तो सरकारों वाला, सॉरी सर, लेकिन सरकारों वाली बात तो बड़ी है कि वैक्सीन नेशनलिज्म की जो पूरी कंडीशन है,
मतलब हाँ मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि फाइजर की पूरी शेल्फ खाली कर दी है देशों ने अपने यहाँ की जनसंख्या से 10-10 गुना ज्यादा वैक्सीन खरीद कर। और ऐसे तो डेवलपिंग अब आप सोचिए, डेवलपिंग अब हम डेवलपिंग कहाँ खड़े कंट्री को होंगे? एक वैक्सीन तरफ, मिलेगी नहीं। हाँ, अब इसके ये पेंच कितना बड़ा है, कॉस्ट का पेंच कितना बड़ा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज उसकी कॉस्ट नहीं ले सकते। भारत जैसे देश जहां पर सामान्य चिकित्सा व्यवस्थाएं भी लागत के कारण लोगों के लिए दुर्लभ है। बहुत सारे सर्वे उपलब्ध हैं, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में सिर्फ दवा की लागत लोगों को गरीब कर देती है। सिर्फ एक सामान्य दवा, भारत में गरीबी की सबसे बड़ी वजहों में तात्कालिक है, जिसको हम सीजनल पॉवर्टी कहते हैं सिद्धांत, उसकी सबसे बड़ी वजहों में चिकित्सा और हेल्थ है। जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार होता है सामान्य परिस्थिति में, अभी तुमने महामारी देखी, सामान्य बीमारी में भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई घर में बीमार हो जाए, तो एक सामान्य आय वर्ग वाला परिवार गरीब हो जाता है, क्योंकि वो मेडिकल फैसिलिटीज की उसकी कॉस्ट नहीं ले सकता। और कोविड की महामारी आने से पहले दुनिया की जो सबसे बड़ी डिबेट थी वो ये नहीं थी कि हमारे पास चिकित्सा की तकनीकें नहीं है, हमारे पास चिकित्सा के साधन नहीं, हमारे पास समस्या है कि चिकित्सा की तकनीकों की, दवाओं की लागत इतनी ज्यादा है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी हमेशा बीमार रहेगी, उसकी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि भारत जैसे देश या भारत के आसपास के देश कितना सक्षम होंगे, कितनी वैक्सीन खरीद पाएंगे और कितने लोगों को वो मुफ्त वैक्सीन दे पाएंगे। क्या जिस सुयश के पिता की हम बात कर रहे हैं उसे सरकार वैक्सीन मुफ्त दे पाएगी, या वो वैक्सीन की कॉस्ट अफोर्ड कर पाएगा? हम माने कि सस्ती से सस्ती भी वैक्सीन हो, लेकिन अगर भारत में लोगों की मजदूरी ही 200 रुपए 250 रुपए है, पूरे परिवार को वैक्सीन की जो कॉस्ट होगी, अभी हमारे पास उसके कैलकुलेशन भारत में नहीं, क्योंकि हमने भारत में वैक्सीन की लागत की बहस ही नहीं शुरू की कि अभी लागत, लेकिन अगले 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में पूरी दुनिया में वैक्सीन की कॉस्ट की बहस शुरू होगी। इसमें एक महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन पॉइंट है, जो समझना जरूरी है, कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपने पेटेंट के नियम लागू कराने पर अड़ी हैं। इस बीच में जब नवंबर दिसंबर में पूरी दुनिया में वैक्सीन की टेस्टिंग ट्रायल शुरू हो रहे थे और दुनिया के देशों से बुक करा रहे थे, तब दक्षिण अफ्रीका और भारत, साउथ अफ्रीका और भारत ने डब्ल्यूटीओ में एक प्रस्ताव रखा नवंबर में, और उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि डब्ल्यूटीओ दुनिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसे इस बात के लिए दबाव बनाए, उसके ऊपर उसे इस बात के लिए समझाए कि ये एक महामारी है, एक पैंडेमिक है, और इस पैंडेमिक में पेटेंट के और कॉपीराइट के रूल्स रिलैक्स कर दिए जाने चाहिए। यानी कंपनियां अपनी वैक्सीन बनाने की लागत में पेटेंट की लागत न जोड़ें, ताकि वैक्सीन की कॉस्ट कम हो जाए, उसकी लागत कम हो जाए। भारत क्यों लेकर गया, समझने की कोशिश कर। भारत किसी भी स्थिति में पूरी आबादी को फ्री वैक्सीन नहीं दे सकता, किसी भी स्थिति में नहीं दे सकता, चाहे सरकार देना चाहे। डिस्कशन शुरू हो गया कि वो उसको काउंटर पे उपलब्ध कराएंगे, वो बोलने लगे हैं। हाँ, तो अब नहीं दे सकता, तो क्या कोशिश की गई कि किसी तरह से डब्ल्यूटीओ में जाया जाए, डब्ल्यूटीओ दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को समझाए और कम से कम विकासशील देशों के लिए या बाकी लोगों के लिए पेटेंट के नियम कम किए जाएं, क्योंकि ये महामारी है। वो प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ में गिर गया दिसंबर के सेकेंड वीक में। ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के देशों ने इस बात के लिए इनकार कर दिया कि वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर हमारी कंपनियों ने रिसर्च पर, बाकी चीजों पर काफी पैसा खर्च किया है, तो हम ये पेटेंट को रिलैक्स करने का प्रस्ताव नहीं ला सकते। अब दोबारा फिर कोशिश शुरू हो रही है डब्ल्यूटीओ में नए सिरे से कि कब वो प्रस्ताव आएगा। मतलब संभव है कि वैक्सीन के दाम में पेटेंट का प्राइस जोड़ा जाएगा। अभी तक तो तय जोड़ा जाएगा। अब इसलिए कोवैक्स अलायंस बनना शुरू हुआ, जिस एस्ट्राजेनेका की आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, उससे सस्ते होने की कोशिश की गई। लेकिन दुनिया की डिबेट सिद्धांत इस समय ये नहीं है कि वैक्सीन होगी कि नहीं होगी। डिबेट तो एक्चुअली ये है कि पीपल्स वैक्सीन होगी या प्रॉफिट वैक्सीन होगी। पीपल्स वैक्सीन और प्रॉफिट वैक्सीन की डिबेट भारत में, चूंकि हम इन चर्चाओं पर, इन लागतों पर चर्चा शुरू करने में देरी कर जाते हैं, और हमारे यहाँ सरकारें हमें नहीं बताती कि वैक्सीन की लागत क्या होगी, वो कॉस्ट क्या होगी जिस पर हमको मिलेगी। अगर हमको ओवर द काउंटर ओटीसी वैक्सीन खरीदनी पड़े तो उसकी कॉस्ट क्या होगी ये नहीं पता। लेकिन बहुत सारी आबादी, भारत की बहुत बड़ी आबादी, जो सामान्य इलाज का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती। नेशनल हेल्थ सर्वे बताते हैं दुनिया भर के, भारत में जो सर्वे बताते हैं कि लोग सामान्य इलाज की क्षमता नहीं उठा सकते, वो वैक्सीन अफोर्ड कैसे करेंगे। तो अब बहस क्या है कि पीपल्स अलायंस की और पीपल्स वैक्सीन और प्रॉफिट वैक्सीन की इस बहस में क्या है कि अभी जो लग रहा है कि विकासशील देशों को सस्ती वैक्सीन मिलने की उम्मीद कम है, सस्ती लागत की वैक्सीन मिलने की कम है। और अगर सरकारों ने अपनी सारी आबादी को, जो पॉपुलिज्म हो सकता है, क्योंकि कोविड ने किस्म का पॉपुलिज्म भी पैदा किया है, अगर सरकारें ये कोशिश करती हैं, या मान लीजिए राज्य सरकारें या भारत जैसे बड़े देशों की सरकारें ये कोशिश करती हैं, तो कि वो इस पूरी वैक्सीन की लागत उठाएंगी, तो उनके बजट ध्वस्त हो जाएंगे।
इस वैक्सीन की लागत उठाने के लिए उन्होंने बाकी बची हुई आबादी के ऊपर टैक्स लगाने पड़ेंगे। आज इस स्थिति में जब हम भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी की तुलना में 10-11% पे दे आबादी को वैक्सीन देने की कॉस्ट भारत की व्यवस्था नहीं उठा सकती। जब भारत की व्यवस्था माइग्रेंट्स को घर नहीं पहुंचा पाई इतने लोगों को तो इतने लोगों को वैक्सीन कहां से देगी? और फिर इसमें दूसरी लेवल है कि अभी तुम वैक्सीन केवल उस आबादी को दे पा रहे देंगे जो वर्किंग आबादी है। हाँ, अभी तो बच्चों के जगहों पे जा रही है, अभी तो बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार होनी है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वैक्सीन अभी बहुत बड़ा और भी स्पेक्ट्रम और ये वैक्सीन ये अंशुमान जी, ये तो चक्र चलता जाएगा ना, और मतलब लंबा चक्र। और मतलब अब बच्चे पैदा होंगे, जो आबादी अब आएगी देश में, नियोनेट्स के लिए तैयार किया जाएगा 10 साल के तो बच्चों ये को। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा कॉस्ट स्ट्रक्चर है। तो यहां क्या हुआ और होगा क्या कि जिन देशों को सिद्धांत वैक्सीन देर से मिलेगी, जहां वैक्सीन, जैसे भारत में वैक्सीन का अगर इंप्लीमेंटेशन लेट हुआ तो अर्थव्यवस्था को उभरने में उतना ही समय लगेगा। नेचुरल ट्रैवल कम हो जाएगा, भारत के व्यापारी दुनिया में काम करने नहीं जा पाएंगे, आपके यहाँ फ्लाइट्स नहीं आ पाएंगी, लोग आपस में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो हो क्या रहा है कि दुनिया में वैक्सीन को लेकर जो वैक्सीन की कॉस्ट है, वैक्सीन की लागत है, उसको लेकर जो बहस चल रही है उसमें क्या हो रहा है कि ग्रेडेड सप्लाई होगी या स्टेगर्ड सप्लाई होगी। तो विकसित देशों में जहां अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके बारे में आपने जिक्र किया देशों के बारे में कि उन्होंने खरीद ली, वो जल्दी उभर आएंगे, उनकी आबादी जल्दी उनकी इकोनॉमी जल्दी रिवाइव हो जाएगी, उनकी जनता जल्दी रिवाइव हो जाएगी। जो बचे हुए देश हैं जिन्हें देरी से मिलेगा, मान लीजिए अगर कंपनियां तय कर लें कि साहब हम पेटेंट की प्राइस में जोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, साल भर बाद जब वो वैक्सीन की कॉस्ट निकल आएगी उन कंपनियों के लिए बेचने के बाद, तब उसकी कॉस्ट कम करना शुरू करेंगे। यही पेटेंट का रूल होता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद फिर कॉस्ट कम करना शुरू की जाती है। तो है क्या यहाँ पे, ये वैक्सीन एक उदाहरण है जहां पर विज्ञान सफल हो गया, चिकित्सा का विज्ञान सफल हो गया, वैक्सीन का विज्ञान सफल हो गया, पर वैक्सीन का अर्थशास्त्र कोलैप्स कर गया, वैक्सीन की इकोनॉमिक्स बैठ गई। क्योंकि हमारे पास साइंस है, हम 1 साल में के भीतर वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लोगों को क्योर पहुंचा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर हम अधिकांश आबादी को वैक्सीन अफोर्ड नहीं करा सकते, उन्हें दे नहीं सकते। हाँ सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि जैसे यूएस या यूके ने, कनाडा ने, तमाम देशों ने वैक्सीन के डोजेस सिक्योर किए और अभी हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो एक बड़ी आबादी को वैक्सीन मिलना नहीं है, एक बहुत ही अर्बन क्लास को वैक्सीन मिलनी है, ये तय माना जा रहा है, उनका ही रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जा रहा है। तो क्या इसी अर्बन क्लास को पहले वैक्सीन देने के लिए वो वैक्सीन पहले भारत सिक्योर नहीं कर सकता था? क्या यहाँ भारत से चूक हो गई? नहीं, सिक्योर करने के लिए कॉस्ट चाहिए ना आपको, आप उसका उतना बजट और फंड होना चाहिए आपके पास वैक्सीन सिक्योर करने के लिए। अगर कनाडा या डेवलप्ड कंट्रीज ने फाइजर को एडवांस में ऑर्डर दे रखे थे तो उन्होंने अपने बजट्स इसके लिए रखे थे। हमारे पास तो बजट्स ही नहीं है। हमारे हेल्थ केयर का जो एक्सपेंडिचर है उसकी पोजीशन देख लीजिए, हॉस्पिटल की पोजीशन देख लीजिए। नॉर्मल हेल्थ केयर हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं पूरे देश के लोगों को नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जब नहीं दे पाते हैं तो हम वैक्सीन कैसे अवेलेबल करेंगे? तो जिन्होंने सिक्योर किया उनके पास एक प्लान था कि हमको देश की इकोनॉमी में ज्यादातर लोगों को वैक्सीन देनी है। अब वैक्सीन में 2 तरीके से, या तो वैक्सीन को सब्सिडाइज करना पड़ेगा सरकार को, जैसे मान लीजिए वैक्सीन की कॉस्ट अगर एक्स है, उसे -X प्राइस पे बेचना है तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी कंपनियों को, जो प्रोड्यूसर्स कंपनियां हैं वो सब्सिडी बजट से जानी पड़ेगी। इतना हेल्थ बजट ही नहीं इंडिया में, क्या वैक्सीन सब्सिडाइज, और कब तक आप सब्सिडाइज करोगे वैक्सीन, कितने लोगों को? तो ये जो पूरी इकोनॉमिक्स है वैक्सीन की, ये एक पार्ट है जहां से हम 21वीं सदी में शुरू कर रहे हैं। ये एक उदाहरण है जहां तकनीक है हमारे पास, पर उस तकनीक का इस्तेमाल करने की क्षमता लोगों में नहीं है। तो होगा क्या कि एक बहुत बड़ी आबादी हमेशा कोविड के खतरे में जिएगी और वो दूसरों को कोविड फैलाने के खतरे में रहेगी, और एक छोटी सी आबादी एक सिक्योर्ड बबल में चली जाएगी जिसे वो मिल जाएगा। इसे हमने व्यवहारिक रूप से सिद्धांत लॉकडाउन के दौरान प्रत्यक्ष रूप से देखा, उसका उदाहरण समझने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन की चुनौती हमारे सामने हमें अभी दिखाई दी। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर बहुत सारी डिबेट हुई, डेटा प्राइवेसी को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, पर उसके पीछे एक महत्वपूर्ण विफलता थी आरोग्य सेतु को लेकर। आरोग्य सेतु ऐप ज्यादातर लोगों के पास काम इसलिए नहीं कर सका कि भारत में अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन है ही नहीं। 60% लोग फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं, और जो माइग्रेंट लेबर जिससे कोविड फैलने का खतरा सबसे ज्यादा था उसके पास स्मार्टफोन था नहीं, वो तो फीचर फोन इस्तेमाल करता है। और आरोग्य सेतु ऐप की विफलता और बच्चों के ना पढ़ पाने के बीच एक रिश्ता है। भारत में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है,
इंटरनेट का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत में 60 केवल 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, और अगर उनके पास स्मार्टफोन है भी तो उनके पास डेटा अफोर्ड करने की बहुत लिमिटेड क्षमता है, और अगर डेटा अफोर्ड करने की बहुत लिमिटेड क्षमता है तो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां नेटवर्क ही बहुत अच्छे नहीं है। अब जिस ऑनलाइन शिक्षा को हमने कोविड का सबसे बड़ा वरदान कहा, हमने कहा कि एकदम डिजिटल क्रांति हो गई देश में और शिक्षा का पूरा तरीका बदल गया, बच्चे अपने मोबाइल फोन पर पढ़ने लगे, ऑक्सफैम ने बताया कि 80% बच्चे भारत में क्लास अटेंड नहीं कर सके। पूरा साल बीत गया 80% बच्चों को के पास, क्योंकि उनको क्लास में जाने के लिए उनके पास जो बेसिक नीड थी, यहां तक कि मिडिल क्लास के परिवारों से अगर आप टच बेस करें और जानने की कोशिश करें तो उनके लिए टेलीकॉम का एक्सपेंडिचर 2 गुना, जिनके घर में 4 बच्चे हैं, मान लीजिए 3 बच्चे हैं, उन तीनों को अलग अलग फोन देने पड़े, तीनों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और मोबाइल खरीद के देने पड़े। क्योंकि तीन क्लास चलनी, एक समय चलनी, तीन क्लास एक ही समय चलनी है, तो तीन आपके घर में एक मोबाइल फोन था जिससे लोग काम कर लेते थे, एक लैपटॉप हुआ करता था, 3 लैपटॉप देने पड़े, 3 मोबाइल देने पड़े। नॉर्मली आप जीएसएम का जो नेटवर्क होता है, 4G नेटवर्क, उस पर काम करते थे, पर इतने सारे लोग एक साथ अगर जूम क्लासेस में चले जाएंगे तो आपको घर में ब्रॉडबैंड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ब्रॉडबैंड का अरेंजमेंट करना पड़ा, तो उन घरों की, जिन घरों की कमाई घट गई, जिन घरों की आय घट गई, जिनके घर में रोजगार कम हो गए, उनका अपने बच्चों को पढ़ाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी पर एक्सपेंडिचर 2 गुना हो गया। उनका आरपू जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कंपनियों के लिए था वो 2 गुना हो गया और टेक्नोलॉजी पर उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इतने में भी केवल 20% ऐसे छात्र थे जो इसे अफोर्ड कर पाए। अब डेटा, सरकार का डेटा ये बताता है सिद्धांत कि ग्रामीण इलाकों में 15% लोगों के पास केवल नेट कनेक्टिविटी है, रूरल एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी तो, पर इंटरनेट कनेक्टिविटी 15% है। भारत की करीब करीब आधी आबादी के पास सीधी सीमलेस इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ये दूसरा चेहरा है। हम इंटरनेट चार्ज कंट्री हैं, हमारी डिजिटल इंडिया है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है, पर उसकी दूसरा पहलू यह है कि मोबाइल मार्केट में 40% लोगों के पास स्मार्टफोन है, 60% के पास पुराने फीचर फोन है जिनमें कोई इंटरनेट चलाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सांख्यिकी मंत्रालय का एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि भारत में 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर आप इंटरनेट दे भी दीजिए तो भी वो डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इंटरनेट लिटरेसी बहुत कम है। वो एप्लीकेशन ड्राइव नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन पे जाके अपनी सुविधाएं नहीं ले सकते। तो अब चुनौती क्या है? काट दीजिए तो सीमलेसली इंटरनेट चलाने वालों का प्रतिशत बड़ा कम हो जाता है, बहुत कम आता है सीमलेस, जो कि जिनको हम चार्ज इंटरनेट चार्ज कहते हैं, जो 24 आवर इंटरनेट कनेक्ट रहते हैं और जिनके पास लगातार इंटरनेट रहता है। और यहाँ पे अंशुमान जी ये भी समस्या है, मतलब इस पूरी बातचीत का ये फलसफा निकल रहा है यहाँ पे जो आपने कहा अभी कि इंटरनेट कंपनियां, मोबाइल कंपनियां जो बार बार विज्ञापन देती हैं, प्रचार करती हैं, वो एग्जिस्टिंग यूजर के लिए होता है, वो नए यूजर को जोड़ने के लिए नहीं करता, क्योंकि नया यूजर तो वैसे ही दूर बैठा हुआ है उनसे। आप घर में इंटरनेट कनेक्शन बदलवा लीजिए, दूसरा ले लीजिए, आप नया फोन ले लीजिए, फोन में नया इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए, नया कंपनी का सिम कार्ड ले लीजिए, वो मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग यूजर के लिए ही हो रहा है। हाँ, एग्जिस्टिंग यूजर, उसकी वजह यह है कि एग्जिस्टिंग यूजर ही इस लॉकडाउन के दौरान कनेक्टेड रह सका। जब ये माइग्रेंट्स जा रहे थे मार्च अप्रैल मई के दौरान, और जब हम उस दौरान इनसे मिलते थे, देखते थे, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके मोबाइल में डेटा नहीं था, उनके मोबाइल में चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं थी। ये तो वो लोग हैं जो टॉप अप कराते हुए 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए का, कि अपने गांव एक बार फोन कर लेंगे, 2 बार एक बार फोन कर लेंगे। तो जो एक तरफ हमारे पास, ठीक है, इंटरनेट की क्रांति है, हमारे पास डिजिटल इंडिया है, डिजिटल स्पेस है, डिजिटल रिवॉल्यूशन है, एप्लीकेशंस हैं, सरकार की हर सर्विस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, पर जो एक्सेस टू इंटरनेट है उसकी वो एक दूसरी समस्या है। और दूसरी चीज ये कि मंदी के दौरान टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बढ़ने के कारण लोगों का टेक्नोलॉजी पर एक्सपेंडिचर खर्च बढ़ गया, जबकि उनकी आय नहीं घटी, टेक्नोलॉजी की लागत बढ़ गई। अब सामान्य रूप से जो लोग वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, उनके टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिचर 2 गुने हो गए, 3 गुने हो गए, क्योंकि वो घर से काम कर रहे थे, वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे, 24 घंटे उनको घर से चार्ज रहना पड़ता था। तो ये जो चैलेंज है, तो यहां हमें क्या समझ में आया कि मुसीबत तकनीक की नहीं है, हम उस दौर में नहीं है, हम 1950 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के स्थिति में नहीं है, नहीं, हम 1950, 60, 70 के दशक में नहीं, जहां तकनीकें ही नहीं थी। तकनीक की समस्या नहीं है, तकनीकें उपलब्ध हैं, पर सबसे बड़ी समस्या है उसे खरीदने की क्षमता की, कि लोगों के पास उस तकनीक का इस्तेमाल करने की, उसे खरीदने की क्षमता ही नहीं है। स्मार्टफोन सस्ते हो गए, हम कहते हैं दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन मार्केट है, 10 से 12 हजार रुपए में आपको स्मार्टफोन मिल जाता। फिर भी भारत में कितनी आबादी ऐसी जो 12 हजार रुपए का स्मार्टफोन खरीद सकती है,
जब लोगों का हमारे यहाँ पर लोगों का मिनिमम वेज ही 375 रुपए 300 रुपए सरकार तय करती है, तो वो 15,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीद के और कम से कम 100 रुपए 50 रुपए का डेटा उस पर अपलोड करा के कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका असर हमने देखा। और गहराई से समझने की कोशिश करी, जो तीसरा उदाहरण जो हमको लगता है जहां पे हम तकनीक होते हुए भी बहुत सारे लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को समस्याओं से नहीं, जैसे हमने एक बहुत बड़ी आबादी को हम लॉकडाउन के दौरान शिक्षा के मुख्य धारा से बाहर हो गई, जैसे एक बहुत बड़ी आबादी शायद वैक्सीन से वंचित रह जाए और हमेशा कोविड के खतरे में जिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट की है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी उसकी, कि दिल्ली दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में है जी। दिल्ली की पूरी आबादी में 1% लोग भी ऐसे नहीं जिनके पास एयर प्यूरिफायर खरीदने की क्षमता हो। 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो एयर प्यूरिफायर लगा सके। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसके साथ बिजली का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और जो मौजूदा रिसर्च बताती है सिद्धांत की, जिनके घरों में एयर प्यूरिफायर हैं और जिनके घरों में एयर प्यूरिफायर नहीं है, उनकी जिंदगी में 5 से 7 साल की कमी हो सकती है। अब एक शहर जहां पर 98% आबादी जानबूझकर जहर पी रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है एयर प्यूरिफायरिंग की, लेकिन वो अपने घर में एयर प्यूरिफायर कैसे लगाएगी? एयर प्यूरिफायर इतने महंगे हैं, उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा, रनिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है उसकी। तो बहुत सारे लोग जो नियमित इस प्रदूषण से झेल रहे हैं, ऐसे जूझ रहे हैं, उनकी समस्या ये नहीं है कि तकनीक की उपलब्धता नहीं है। असंख्य तरीके के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां एयर प्यूरिफायर बेच रही हैं, एयर प्यूरिफायर को अफोर्ड करने की क्षमता नहीं। अभी हम 3 बड़ी समस्याओं की बात करें, छोटी और जो सामान्य, जो आपकी जिंदगी को लग्जरी वाली तकनीकें, हम उनकी बात नहीं कर रहे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलिए, आप महंगी कारों पर चलिए, या आप एविएशन की टेक्नोलॉजी की बात करिए, या आप रेसिंग बाइक ले लीजिए। हम ये उन तकनीकों की बात कर रहे हैं, चिकित्सा, पर्यावरण और शिक्षा, जहां हम दुनिया में सबसे ज्यादा तकनीकी चेंज देख चुके हैं। हमारे पास बेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, अवेलेबल है भारत में भी। हमारे पास बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं हर लेवल से जाके, मतलब यहां तक कि आप 3D प्रिंटिंग के जरिए ऑर्गन बना सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इस लेवल तक हम पहुंच गए। और हमारे पास बेस्ट एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज हैं, जहां हम बिजली को साफ कर सकते हैं, जहां हम पानी साफ कर सकते हैं, जहां हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जहां हम एयर प्यूरिफायर्स लगा सकते हैं। लेकिन जिन्हें बचाना है सिद्धांत, जिन्हें इससे बचना, वो बहुत बड़ी आबादी इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती। IMF ने एक दिलचस्प अध्ययन किया और एक नया सूचकांक बनाया, जो हमारे लिए, जो जहां से हम कोविड के बाद की दुनिया को परखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। आदर्श रूप से हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए कि कोविड के बाद की दुनिया कैसी होगी। IMF जो है वो दुनिया में आर्थिक बेहतरी नापने के लिए एक नए इंडेक्स का इस्तेमाल करता है। उसका नाम वेलफेयर मेजर इंडेक्स है। अच्छा। वेलफेयर मेजर इंडेक्स, ये वेलफेयर मेजर इंडेक्स सामान्य जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसी जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं जिनके आधार पर हमें जानने की कोशिश करते थे कि किसी देश के लोगों की जिंदगी में कितनी बेहतरी आती है, जीडीपी बढ़ने से कितनी आती है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो कहाँ खड़ा होता है। ये सब पुरानी चीजें हो गई है, क्योंकि इनके जरिए आपको बहुत इसमें एवरेजिंग हो जाती है, और एवरेजिंग से आप बहुत कुछ जान नहीं पाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय से तो आप नहीं जान सकते ना कि मुकेश अंबानी और चाय वाले की नीचे जो बैठा हुआ सामान्य सब्जी वाला, उसकी आय एक ही जैसी आप नहीं जान सकते। तो वेलफेयर मेजर इंडेक्स में IMF 3 इंपॉर्टेंट पैमानों का इस्तेमाल करता है, 3 डिनोमिनेटर्स हैं। एक, लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो अपनी खपत पर कितना खर्च करते हैं, उसमें सारी चीजें शामिल हैं, उनका सर्विसेज का खपत, एंटरटेनमेंट का, एजुकेशन का, फूड का, लग्जरीज का। दूसरा, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लेवल कितना है किसी अलग समाज में, किसी समाज में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, जिंदगी कितनी लंबी होती है। और तीसरा ये कि मनोरंजन पर वो कितना पैसा खर्च करते हैं, एंटरटेनमेंट पे कितना पैसा खर्च करते हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये इंडेक्स जो कंजम्पशन डिस्पैरिटी है, खपत की असमानता है, उसको नापने की कोशिश करता है कि कितने लोग बाजार में आलू भी 60 रुपए का खरीद नहीं सकते और कितने लोग बाजार में चिप्स खरीदते हैं। ये जो खपत असमानता, इसको नापने की कोशिश करता है। इसके आधार पे IMF ने यह पाया कि 2009 से 2019 के बीच भारत जैसे जो देश थे, उनकी वेलफेयर ग्रोथ, उसे वेलफेयर ग्रोथ कहते हैं, सामान्य जीडीपी ग्रोथ नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की ग्रोथ नहीं है, उसे वेलफेयर ग्रोथ कहता है IMF। और IMF ने बताया कि उसके हिसाब से भारत की वेलफेयर, भारत जैसे देशों के जो विकासशील देश थे, खासतौर से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, वहां उनकी वेलफेयर ग्रोथ सिद्धांत 6% रही, जो उनके पर कैपिटा रियल जीडीपी से, यानी उनका जो जीडीपी है उसे अगर पूरी आबादी से बांट दिया जाए,
महंगाई मिलाकर जिसको जो रियल जीडीपी, उसको अगर प्रत्येक आबादी से बांट दिया जाए तो जितना जीडीपी महंगाई निकालने के बाद रियल जीडीपी हाँ को, हाँ। उससे करीब 1.3% ज्यादा है। अच्छा। यानी कि 2009 से 2019 के बीच के दौरान लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया, क्योंकि उन्होंने अपनी आय से करीब 1 या 1.5% ज्यादा पैसा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पे खर्च किया। उन्होंने अपने मोबाइल जल्दी बदले, उन्होंने वो अगर शूज हम साल में 3 बार बदलते थे तो उन्होंने 4 बार बदले। उनके बच्चे अगर एक सामान्य स्कूल में पढ़ते थे, बेहतर स्कूल में चले गए। उन्होंने थोड़ा बाजार से खाना खरीदना शुरू कर दिया, उन्होंने मूवी जाना शुरू कर दिया। अब इस इंडेक्स के रोशनी में आप कोविड से पहले की 2016, 17, 18 की दुनिया देखें तो वो सारी सर्विसेज जो हमारी जिंदगी को बेहतर करती है उनमें ग्रोथ दिखाई देती है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे रेस्टोरेंट है, जैसे ट्रैवल है, जैसे इंटरटेनमेंट है, जैसे एजुकेशन है, जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे ओटीटीज हैं, इनमें सब में तो लोगों ने अपनी प्रति व्यक्ति आय से थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च किया, क्योंकि वो बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ज्यादा पैसा दिया। कोविड के बाद आईएमएफ कहता है कि इस वेलफेयर ग्रोथ में 8% की गिरावट आएगी। और गिरावट आएगी, जो अभी बढ़ गया था 8%। हाँ, जो 6% की ग्रोथ थी उसमें 8% की गिरावट आएगी। यानी कि अब यहां से जो हमारी जो दुविधा है ना, जो तकनीक और उसकी लागत की दुविधा है, वो ज्यादा गंभीर हो जाती है। यानी कि लोग अपनी जिंदगी बेहतर करने पे कम खर्च करेंगे, यानी वो अपनी जिंदगी को बेहतर करने पे या जिंदगी को बचाने की कोशिशों पे कम खर्च करेंगे। मास्क लगाने तक की क्षमता बहुत सारे लोगों में नहीं, सैनिटाइजर खरीदने की तक की क्षमता बहुत सारे लोगों में नहीं। तो ये अब हम जहां खड़े हैं ना 21वीं सदी के तीसरे दशक के जनवरी में, वहां उलझन ये नहीं है। उलझन ये है कि चिकित्सा, पर्यावरण, संचार, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इनमें तकनीकों की कोई कमी नहीं है। मतलब बेस्ट टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल है, बेस्ट तरीके की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। लेकिन ये दो ही स्थिति में सस्ती हो सकती है। सस्ती करना जरूरी है, तभी सब लोगों तक पहुंचेंगे। आप एयर प्यूरिफायर को क्या इस लेवल तक ले जा सकते हैं कि लोग एक सामान्य झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति भी अपने घर एयर प्यूरिफायर लगा के अपनी सांस में धुआं जाने से रोक सके? या आप इस लेवल तक ले जा सकते हैं वैक्सीन को कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और 100 रुपए की फीस देते हैं और इंजेक्शन लगवा कर चले आते हैं एंटीबायोटिक का, क्या उस लेवल तक वैक्सीन, उस लेवल तक सस्ती कर सकते हैं आप? क्या आप शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा को इस लेवल तक कर सकते हैं ले जाकर कि कोई आदमी जो झुग्गी में रहने वाला भी है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो उसे एक सस्ता स्मार्टफोन, एक सस्ता इंटरनेट कनेक्शन मिल सके? क्या इस लेवल तक आप सस्ता कर सकते हैं? तभी तो ये तकनीकें आपकी जिंदगी बचाएंगी या जिंदगी बेहतर करेंगी। तो इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि या तो इनके लिए बहुत बड़ा बाजार तैयार हो जाए। जब बहुत बड़ा बाजार होगा तो लागत कम होगी, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल काम करना शुरू करेंगी। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि भारत में जब मोबाइल तकनीकों का ग्रीन फील्ड हिस्सा था, बहुत सारे लोगों को मोबाइल चाहिए थे, तो मोबाइल की मांग बढ़ी और लागत गिनी, और एक सामान्य लेवल की बेसिक टेलीकॉम कनेक्टिविटी, बेसिक टेलीनेसिटी तैयार हो गई। लेकिन जब से ऊपर बढ़ना शुरू हुए, जैसे हम वॉइस से डेटा पे पहुंचना शुरू हुए, वैसे ही आय की खपत ने उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया कि डेटा कंजम्पशन एक जैसा नहीं है सबका, क्योंकि डेटा तक पहुंच के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। तो या तो हम ऐसी परिस्थिति में बाजार को बड़ा करें। अब यहाँ दुविधा यह है सिद्धांत की, जब लोगों की इनकम ही गिर रही है, लोगों की खपत ही गिर रही, तो बाजार तो और सिकुड़ जाएगा। बाजार सिकुड़ने का मतलब यह है कि दिल्ली की 1% आबादी जो है उसकी जिंदगी 10 साल रहेगी, बाकी लोगों की जिंदगी 10 साल कम हो जाएगी, क्योंकि वो अफोर्ड कर पाएंगे कि उनके पास घर में एयर प्यूरिफायर हो, पर बाकी लोगों के पास नहीं होगा। तो बाजार जितना खरीदना और बिल भरना हर महीने, तो बाजार जितना सिकुड़ता जाएगा, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कम लोगों के पास टेक्नोलॉजी जाएगी तो महंगी होती चली जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि सरकारें कुछ ऐसा करें जिससे टेक्नोलॉजी सस्ती हो, यानी टेक्नोलॉजी को सब्सिडाइज किया जाए, यानी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम की जाए, या सरकारें इंटरवीन करें टेक्नोलॉजी के मार्केट में। हमने एक कोशिश देख ली ना अभी पेटेंट को लेकर, अभी मैंने उदाहरण दिया, सरकारों ने कोशिश तो की कॉर्पोरेट से कि आप पेटेंट कम कर दीजिए, उन्होंने नहीं कम किया। उसकी वजह यह क्योंकि कॉर्पोरेट्स के लिए या कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी की लागत कम करना इसलिए मुश्किल भरा है कि उनके पीछे बैंकर खड़ा हुआ है, उनके सामने स्टॉक मार्केट खड़ा हुआ। उन्होंने बैंकर को बताया कि साहब हम वैक्सीन बना रहे हैं। ऐसे ही मॉडर्ना के, फाइजर के शेयर 100%, 150%, 200% मार्केट में नहीं बढ़ गए। उसके चैरिटी ये एयर प्यूरिफायर वाली दिक्कत है, ये मुझे आप एकदम सही कह रहे हैं, ये क्योंकि ये पीपीई किट के समय भी यही दिक्कत सामने आई थी। हाँ, तो अब जैसे देखिए मार्केट ने फाइजर का या मॉडर्ना का शेयर क्यों खरीदा? इसलिए थोड़ी खरीदा कि चैरिटी में वैक्सीन बेचने जा रही है। उन्हें पता है कि इनके ये दुनिया का सबसे कीमती प्रोडक्ट होने वाला है, और इसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो सीधे कंपनी के प्रॉफिट्स में आएंगे, और वो
शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर होंगे। बैंकर्स पैसा लगाने को तैयार हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। क्यों लगाने को तैयार है? क्योंकि उनको लगता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट या सबसे ज्यादा बिकने वाली टेक्नोलॉजी, आप कहिए सबसे ज्यादा बिकने वाली टेक्नोलॉजी आने वाले समय में होने वाली। तो वो अगर इस पर्पज से ये पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना रही, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे सब्सिडाइज ना करें, कास्ट कम ना करें, सब्सिडाइजेशन। और उसका एक लंबा प्रोसेस है। सरकारों के पास कोविड में बिल्कुल छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त पड़े हैं बजट, उनके पास पैसा नहीं है। अब यहां से हम जो कोविड के बाद की दुनिया है, जिसको लेकर हमें फिक्र भी होनी चाहिए। पता नहीं हमारे नीति निर्माता, हमारे नेता संसद में इन चीजों पर बहस नहीं करते, समाज में बाकी लोग बाहर इन विषयों पर सवाल नहीं उठाते, पूछते नहीं। हम यहाँ से एक बिल्कुल नए तरीके की इनइक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, जहां पर इनकम इनइक्वालिटी के साथ टेक्नोलॉजिकल इनइक्वालिटी शुरू हो रही है, तकनीकी असमानता शुरू हो रही है बड़े पैमाने पर। हम डिजिटल डिवाइड की बात करते थे, पर डिजिटल डिवाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम हेल्थ में भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइड में चले गए हैं, एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइड में चले गए, इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजिकल डिवाइड में चले गए। तकनीक हमारे पास है, सिद्धांत कि हम बिजली घरों से निकलने वाले प्रदूषणों को रोक सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। पर अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली की लागत दोगुनी हो जाएगी। अब वो उतनी महंगी बिजली, जो साफ सुथरी बिजली है, वो कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे? अभी हम बिजली की लागत नहीं चुका पा रहे हैं, तो हम जो साफ बिजली होगी। तो टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट से ज्यादा जो नया पैराडाइम है, जो नया डायमेंशन है, वो टेक्नोलॉजीज की कास्ट का है। अब ये असमानता जब हम इस संदर्भ में देखने की कोशिश करें कि कोविड के दौरान कंपनियों की कमाई बढ़ी, रोजगार कम हुए, जो हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था। कोविड के दौरान भारत की अरबपतियों की कमाई में 423 अरब डॉलर की ग्रोथ हुई। 423 अरब डॉलर की, ये उसका यूबीएस का सर्वे जो अभी एक महीने पहले आया था। अब इस असमानता के बीच जब टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटीज आती है, मतलब हमें, सॉरी अंशुमान जी, मुझे हंसी आ गई। ये ऐसा पैराडॉक्स ही है कि मतलब एक जगह लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग सड़क पे आ गए। ये मतलब शौक की हंसी कह लीजिए इसको। हाँ, और आप इधर एक हिस्सा है जो प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाया जा रहा है, अकूत पैसा पीट रहा है। वो आप मतलब ये जो फिनोमेना, इसको देख के आपको जोकर मूवी की याद आ जाएगी, जिसको ऑस्कर मिला था। जो ये जो कॉमेडी में ट्रेजेडी वाली स्थिति जिस पे हमने चर्चा की थी चार्ली चैपलिन के संदर्भ में, वो स्थिति है। तो अब हम यहाँ कहाँ खड़े कि नीतिगत लेवल पर सरकारों की समस्या ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काम करना है। टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो गई, तैयार हो गई। वैक्सीन आपने कहा, कंपनियों ने बना दी। स्मार्टफोन कहा, कंपनियों ने बना दिया। 5G आप कहोगे ले आएंगे लोग, पर 5G कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? 5G अफोर्ड करने की, 5G का इक्विपमेंट खरीदने की, 5G टेक्नोलॉजी का पैसा देने की, 5G एप्लीकेशंस डेवलप करने की क्षमता कितने लोगों में होगी? खासतौर से उस समय जबकि पूरी दुनिया में लोगों की कमाई कम से कम 1/4% कम हो चुकी, पूरी इकोनॉमी जब माइनस में है तो उन टेक्नोलॉजीज को कैसे अफोर्ड करेंगे? अब क्या है कि सरकारों के पास दो ही विकल्प हैं। सरकारों के पास अभी फिलहाल सबसे बड़ा विकल्प है कि तकनीकों की कमी नहीं है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा बड़े पैमाने पर जिससे लोगों की आय बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े। और इनकम ग्रोथ की कोशिशें करना बहुत जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, ग्लोबल लेवल पर भी और देश के स्तर पर भी, कि जो भी जिस लेवल पर खड़ा है वो कम से कम उसकी आय में सालाना 5%, 7%, 10%, 15% की बढ़ोतरी होना शुरू हो। नहीं तो होगा क्या कि हम आर्थिक असमानता में पहले ही खड़े हुए हैं। उदारीकरण का 1991 के बाद जो पहला डिकेड था, उसमें दुनिया में जितने लोगों की आय बढ़ी, दूसरे डिकेड में उतने लोगों की आय नहीं बढ़ी। दूसरे डिकेड में ज्यादा इनइक्वालिटीज आई जो ठीक अभी से पहले का समय था, यानी 21वीं सदी का जो दूसरा दशक था। उस दूसरे दशक में 1991 के बाद के पहले दशक में तो चीजें ठीक थी, उसके बाद बहुत तेजी से इनइक्वालिटी बढ़ी और पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता की और सारी चीजों की बहस शुरू हुई। महामारी ने जो डिसरप्शन किया है, या जो कोविड ने या कोरोना वायरस ने जो डिसरप्शन किया, उस डिसरप्शन से क्या है कि आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर पहले से मौजूद थी ही, अब बहुत बड़ी और बड़ा कर दिया। ये आर्थिक असमानता के साथ तकनीकी इनइक्वालिटी की ऐसी अंधी सुरंग में उतर जाएगी जहां से दो बड़ी चुनौतियां हमारे सामने होंगी। हम एक किस्म का विशेष साइकिल यहां से शुरू होगा, क्योंकि जब ये लोग ज्यादा खपत नहीं कर पाएंगे, ज्यादा इनकी डिमांड नहीं होगी, जब ज्यादा इनके पास कमाई नहीं होगी, तो ये ज्यादा तकनीकें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो महंगी तकनीकें, जिंदगी जीने की लागत ज्यादा, ये जो ग्रोथ का पूरा मैट्रिक्स है जो हमें अगले एक दशक में चाहिए, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में 8%, 9% की ग्रोथ चाहिए, उससे तोड़ देगा। तो सरकारों को तात्कालिक तौर पर दो तरीके की कोशिशें करने की जरूरत है। एक तो ग्लोबल अलायंस बनाकर कम से कम 150 ऐसी परमानेंट टेक्नोलॉजीज
जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनका लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर करने के लिए। बच्चा स्कूल से अगर बाहर है और है तो उसे कम से कम पढ़ने लायक टेक्नोलॉजी तो घर पे मिल जाए, इतना इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए, लोगों को कम से कम सस्ती वैक्सीन तो मिल जाए, कम से कम शहरों में इतना प्रदूषण ना हो। उसको इन चीजों पर बड़े पैमाने पर निवेश भी करने पड़ेंगे, अलायंस भी बनाने पड़ेंगे और इनकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। और साथ में साइमल्टेनियसली साथ में लोगों की इनकम बढ़ाने के प्रयास करने पड़ेंगे। नहीं तो ये जो असमानता है, इससे जो फ्यूचर का थ्रेट है सिद्धांत, वो टेक्नोलॉजिकल पॉवर्टी है, तकनीकी गरीबी। जहां टेक्नोलॉजी ना होने के कारण बहुत सारे लोग गरीब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मुख्यधारा से सिर्फ इसलिए बाहर हो जाएंगे कि साहब उनके पास फीचर फोन था, उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, क्योंकि एक स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक हद तक हो भी गए, और मुझे लगता है कि एक हद तक ये भी शुरू हो जाएगा, जैसा आप शुरुआत में भी कह रहे थे कि कई गांव के, कई शहर के, कई मोहल्ले के लोग, कई लोग हैं, उसमें आधे लोगों को इसलिए काम नहीं मिल रहा है कि उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई। हाँ, ये हो सकता है, ये रिस्क है। जैसे फोन न होने से लोग पढ़ नहीं पाए, वैक्सीन न होने से उनको वर्क प्लेस पे नहीं आने दिया गया। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि जैसे फोन नहीं था तो लोग पढ़ नहीं पाए। आज बहुत सारे लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण, बेसिक तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो परिस्थिति। और इसलिए महामारियां, इसलिए पैंडेमिक्स बड़े डिस्ट्रप्शंस लेकर आती है। क्या हमारी सरकारें, क्या भारत की सरकार इन डायमेंशंस पर सोच पा रही है? क्या हमारे पास ऐसी नीतियां हैं? क्या हम ये सोच पा रहे हैं कि आखिर 80% बच्चे जो शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर रह गए लॉकडाउन के दौरान, अगर ये कोविड और लंबा चल गया तो उनका क्या होगा? वो वापस कैसे लौटेंगे? ये सवाल हैं, जो सवाल हमारी नीतिगत चर्चाओं में 2021 में बार बार घूमकर हमें डराते रहेंगे, हमें हॉन्ट करते रहेंगे। हमें ये दिखाई देगा कि भारत में 5G लॉन्च हो गया, पर हमें यह भी दिखाई देगा कि भारत में 60% लोगों के पास सामान्य फीचर फोन है। और ये जो इनइक्वालिटी है, इसके अपने सोशल, सामाजिक, आर्थिक असर होंगे, इसके अपने सामाजिक आर्थिक तनाव होंगे, जो हमें अगले एक दशक में, अगले 2-3 साल में, 5 साल में बार बार हमारे सामने खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि इस दशक की शुरुआत में तकनीकों की जो तिजोरी है ना, जो तकनीकों की तिजोरी की तकनीकें बहुत वैल्यूएबल है, इनका जो ट्रेजर है ना, वो उस ट्रेजर को कैसे ज्यादातर लोगों तक बांटा जा सके, ज्यादातर लोगों के हाथ तक पहुंचाया जा सके, ये शायद 21 की नीतियों का, बजट आ रहा है 21 की है, सरकार क्या सोचेगी, 2021 की नीतियों का जो सबसे बड़ा केंद्र होना चाहिए, वो इस बात पर होना चाहिए कि तकनीकें सस्ती, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम हो और टेक्नोलॉजी को अफोर्ड करने की क्षमता लोगों में बढ़े। तभी हम कोविड के बाद की दुनिया में वो गैर बराबरी सीमित कर पाएंगे, जो बुरी तरह बढ़ गई है, जब हम यहाँ खड़े होकर सामने खड़े हुए हैं। और मैं मुझे एक ट्वीट याद आ रहा है, किसका था मुझे अभी नहीं याद है, लेकिन उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखा था कि अगर भारत में सब कुछ इतना मिसप्लान्ड, इतना अनइन्फॉर्म्ड और इतना ज्यादा अपारदर्शी रहा, तो भारत में लगभग हो सकता है कि 55 से 60% लोगों को वैक्सीन न लग सके। वजह स्वाभाविक सी बात है, वैक्सीन लगाने का नेटवर्क ही इतना एक्सपेंसिव है, फिर वैक्सीन की कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगी। जब आप कह रहे हैं कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, वैक्सीन को लगाने का नेटवर्क, उसके डेवलपमेंट की कॉस्ट, इसलिए ये दुविधा अब कहीं नहीं बची है जनवरी में कि वैक्सीन नहीं है, या वैक्सीन की सक्सेस पे किसी को शक नहीं है। 95%, 96%, 97% सक्सेसफुल है। अब दिक्कत यह है कि जो वैक्सीन की कॉस्ट क्या है और उसकी कॉस्ट उठाएगा कौन, और जो उठाएगा वो गरीब हो जाएगा। अगर आदमी उठाएगा, सामान्य आदमी उठाएगा तो वो गरीब हो जाएगा, और सरकार उठाएगी तो वो गरीब अगर आप 500 भी रखते हैं तो 8-10 लोगों का परिवार 5,000 रुपए लग जाएगा उसका। हाँ, वो कैसे दे पाएगा? और जिसमें मल्टीपल डोजेज हैं, कई सारी वैक्सीन में 2 डोजेज हैं, 3 डोज लेने ही आपको। हाँ, तो अब ये चीज समझना जरूरी है। ये मुझे लगता है कि हमारी चिंताओं में, हमारी चर्चाओं में, हमारे सवालों का केंद्र होना चाहिए कि कम से कम जो अब हम वहां पहुंच चुके हैं, जहां तकनीकें एक पीक हासिल कर चुकी हैं, बुनियादी तकनीकों को लगभग उस स्तर पर उनकी लागत कम करके लानी पड़ेगी, जहां कम से कम हम बेसिक टेक्निक्स, जो जिंदगी को बेहतर, पानी साफ करने की टेक्निक कितनी महंगी है,
एक आरओ लगवाने की तकनीक, एक आरओ खरीदना और घर में पानी को साफ करना कितना महंगा है। अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं दे सकते तो कम से कम पानी साफ करने की टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती कर दें कि एक सामान्य व्यक्ति अपने घर पे पानी साफ कर सके। तो जो बेसिक टेक्नोलॉजीज है ना, उनकी कॉस्ट अगर कम नहीं हुई और इसके लिए कॉर्पोरेट और सरकार और मार्केट ने मिलकर काम नहीं किया, तो हम मार्केट ही खो बैठेंगे फ्यूचर में। हाँ। क्योंकि जो लोग मान लीजिए 10-12-15 करोड़ लोग एक सीमा तक ही तो तकनीकें खरीद पाएंगे ना। भाई मान लीजिए कल 5G की टेक्नोलॉजी आएगी तो देश में 1 करोड़ लोग 5G का फोन खरीद लेंगे, और उतने में कंपनी का धंधा तो नहीं चलेगा ना। 1 करोड़ लोगों को देने के लिए तो 5G का नेटवर्क नहीं बना रही पूरे देश में, उसे तो चाहिए कि देश में 60 करोड़ लोग 50 करोड़ लोग 5G खरीदें। तो 50 करोड़ लोग अगर 5G नहीं खरीदेंगे तो 1 करोड़ लोगों के लिए टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। और हमने बहुत सारी तकनीकों के मामले में सिद्धांत देखा है कि तकनीकें महंगी होने के कारण बहुत लिमिटेड लेवल तक लोगों के पास इस्तेमाल में रही, और बाद में वो उनके साथ इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आया और वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकी और कोलैप्स कर गई। तो हम एक दूसरा दौर देखेंगे जहां पर तकनीकें महंगी होने के कारण उपलब्ध तो होंगी, पर वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी कॉस्ट ना होने के कारण। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो हमारी 2021 में शायद बड़ी चिंता होनी चाहिए नीतिगत स्तर पर, और शायद सरकार इस तरफ सोचेंगी। पिछले एपिसोड पे अंशुमान जी 2 सवाल हैं। एक है कपिल लंजेवार, पिछले एपिसोड में भी ने एक सवाल पूछा था। पूछ रहे हैं कि इंडिया हैज द कंपटीशन एक्ट 2002 टू कर्ब द एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस, बट व्हाई डोंट वी सी गवर्नमेंट यूजिंग इट, फॉर एग्जांपल इन टेलीकॉम सेक्टर? This is an interesting question, and we have already discussed Yep. it in earlier episodes. Why Indian Competition Act has not been revived? It is an old act. Technological, data-based monopolies, technical monopolies has not been covered into the act. Second, that competition commissions don't have enough power the way the antitrust law in US or in Europe, a lot of antitrust laws has the power. And we have seen very recently, we have seen that monopolies emerging in the market in terms of the lot of companies are coming together in telecom market. But competition commission has openly cleared this whole venture of investment in Jio with a lot of companies. So there's something has been lost in the overall architecture of competition laws in India. When we have started in early 2005, 2006, those were the different days. Those days we were thinking about the competition in product, not in services. सीमेंट बनाने वाली कंपनी मोनोपोली कर सकती है, चाय बनाने वाली कंपनी मोनोपोली कर सकती है, बट नाउ वी हैव रीच्ड टू द लेवल वेयर मोनोपोलीज आर बिकमिंग, और ओलिगोपोलीज और duopolies are becoming very technical in terms of so we need a completely new competition law. We'll have to set up certain benchmarks that a company cannot hold more than 20% or 25% of the share of the market. That is what the ideal competition law is. That no, you cannot hold more than 25% or 30% of the market. Otherwise, what will happen is that 80% of the market will go to the 20% companies. And that is what we are going towards that. And we just not prepared a new modern competition law. Hopefully government will listen it and rework on the overall competition act. Competition commission should be empowered. One of the most important regulator Siddhant right now is the competition commission, and which is the most defunct, most sleepy regulator India has ever. Most defunct, most sleepy regulator. We have not seen anything about the competition commission from last 1 decade. While we need it, most vigilant, most proactive kind of regulator we need. So we need a complete change in the competition laws right now in India. Yeah, if they would be doing it, we wouldn't be having this discussion right now. अगला सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है, देव अशोक का सवाल है, काफी तंज भरे लहजे में पूछा है, तो उनका तंज भी मैं पढ़ूंगा। क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों है कि भारत में स्टेट और प्रॉपर्टी के दाम डबल या ट्रिपल तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सैलरीज तो पिछले 5-10 साल से बढ़ ही नहीं रही है? ऐसा ही रहा तो मेरे जैसे युवा अपना घर कैसे खरीदेंगे? फिर निर्मला सीतारमण जी कहेंगे कि ये भी हमारी गलती है। हाँ, अब इसमें 2 बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि प्रॉपर्टी मार्केट का अपना डायनेमिक्स है, प्रॉपर्टी मार्केट के डिमांड सप्लाई के दूसरे फैक्टर हैं, पर हमेशा एक अच्छे वेल रेगुलेटेड कॉम्पिटिटिव मार्केट के जो फंडामेंटल होते हैं ना सिद्धांत, वही होते हैं कि जितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी बढ़े उस रेशियो में लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए। और एक आदर्श सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो बाजार को इस तरह से फ्री रखे और इस तरीके से रेगुलेट करे कि वहां अनफेयर चीजें ना आए, और ऐसा ना हो कि एक एसेट के प्राइस 200% बढ़ जाए और एसेट को बायर्स की तनख्वाह 3% या 4% भी ना बढ़े। पर वो हमारे यहाँ देश में बहुत सारी चीजों में दिखाई देता है, चाहे आप एविएशन में देख लीजिए, चाहे आप कम्युनिकेशन में देख लीजिए, चाहे प्रॉपर्टी में देख लीजिए। तो प्रॉपर्टी मार्केट में तो अभी
बहुत छोटा हिस्सा, बहुत ही छोटा हिस्सा। भारत के टोटल कंज्यूमर की पॉपुलेशन में से मुश्किल से 7-8 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो इस स्थिति में होंगे कि वो मकान खरीदने के लिए या अपना मकान हाँ। बनाने की परिस्थिति में होंगे। अब आप सोचिए कि कितना छोटा बाजार है ये, कितनी बड़ी आबादी जिसके पास मकान है, प्रॉपर्टी खरीदने की क्षमता नहीं, कितना छोटा बाजार, उस छोटे बाजार में प्राइस इन्फ्लेशन कितना है। अब हम वापस लौट के उसी डिबेट पर आते हैं, भारत में मकान क्यों महंगे हैं? क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है। सरकार कितने तरीके का टैक्स लगाती है, हम लोग इस पर एक बार चर्चा कर चुके हैं। वो दो सपनों की कहानी हम सुना चुके हैं ना, कि हमारे 2 सपने, एक कार और एक मकान, और दोनों से सबसे ज्यादा सरकार टैक्स लेती है। जितना लेवल पर टैक्स आपकी हाउसिंग प्रॉपर्टी पर लगता है, जितनी बार आपसे टैक्स लगता है, और जितना टैक्स आपकी कार पे, आपके ऑटोमोबाइल पे लगता है, उतना टैक्स किसी चीजों पे नहीं लगता। यानी जो 2 सबसे अच्छे सपने, जो सबसे बड़े सपने भारत में मध्य वर्ग को दिखाए जाते हैं कि आपके पास अपनी कार होनी चाहिए और आपके पास अपना मकान होना चाहिए, उन्हीं से सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वसूलती है। अगर सरकारें चाहें तो सस्ता कर सकती हैं प्रॉपर्टी, मकान सस्ते कर सकती है, पर टैक्सेशन इतना ज्यादा है। डुअल ट्रिपल टैक्सेशन है हाउसिंग के ऊपर। रजिस्ट्रेशन का चार्ज अलग है, काम का जीएसटी अलग है, कच्चे माल पे टैक्सेशन अलग है, फिर उसके बाद आपको 20 टैक्सेस आपको लोकल बॉडीज को देने पड़ते हैं। आप बेचने जाओ तो भी टैक्स लगता है, खरीदने जाओ तो भी टैक्स लगता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसने इंडिया में हाउसिंग मार्केट को बहुत महंगा कर दिया। नहीं तो हाउसिंग मार्केट में डिमांड सप्लाई मिसमैच है, ज्यादा लोग खरीदने वाले, कम सप्लाई है। हाँ। पर हम उल्टी स्थिति में पहुंच गए, अब जहां खरीदने वाले कम है, सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। सप्लाई, अब मकान आपके पास दिल्ली एनसीआर है, मुंबई के आसपास के इलाकों में आप देखिए खड़े हुए मकान कोई खरीदने वाले नहीं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग इस लेवल पर प्राइसेस को। अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और लोगों का बहुत भारी संख्या में पलायन हो चुका है महानगरों से सर। हाँ, तो वो जो अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस दशक का, कि हम कोई भी सर्विस, कोई भी सुविधा जो जिंदगी को बेहतर कर सकती, क्या उसे सरकारें सस्ता रख सकती हैं, उसे सबके रीच में पहुंचा सकती हैं। और अगर वो अफोर्डेबिलिटी आपको मकान में भी दिखाई पड़ेगी, वो अफोर्डेबिलिटी आपको कन्वेंस में भी दिखाई पड़ेगी, वो अफोर्डेबिलिटी की समस्या आपको कम्युनिकेशन में भी दिखाई पड़ेगी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और 2021 में सरकारों को इस बात पर कोशिश करनी चाहिए कि वो बाजार को ऐसे रेगुलेट करें कि अफोर्डेबिलिटी बढ़े, हमारी क्षमता तो बढ़े कि हम उसको अफोर्ड कर सकें। और सैलरी क्यों नहीं बढ़ी सर? क्योंकि अब तो एक टेक अवे सैलरी कम होने की बात आ रही है। हाँ, देखिए आप ये तो हम इस पर बराबर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि सैलरी अगर आप 2016-17 के बाद से देखें तो जो सरकार का डेटा बताता है कि इनकम ग्रोथ फ्लैट है, बिल्कुल, रूरल इनकम में भी और अर्बन इनकम में भी। अभी दूसरी डिबेट है कि इस दौरान कॉर्पोरेट ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो वैसे भी इंडिया का मार्केट जो है वो सैलरीज के हिसाब से दुनिया का सबसे खराब मार्केट है, ओवर सप्लाइड मार्केट है, लेबर ज्यादा है, लोग कम है, औसत नौकरी करने वालों की तनख्वाहें बहुत कम है, 15,000, 20,000, 22,000 रुपए नौकरी पेशा लोगों को मिलते हैं। तो वैसे भी हमारा सैलरीड मार्केट है। इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि भारत में कंपनियां जितना वैल्यू एडिशन होता है ना इकोनॉमी में सीधा, उसका बड़ा हिस्सा पूंजी लगाने वाले के पास जाता है, कैपिटल लगाने वाले के पास जाता है, उन लोगों के पास नहीं जाता जो काम करते हैं। और इसलिए कोविड में भी यही हुआ। कोविड में हमने देखा ना कि जैसे ही कोविड लगा, कंपनियों के प्रॉफिट जो है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड पर पहुंच गया और एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम लो पे पहुंच गया। यानी उन्होंने जितने लोग निकाले उतना प्रॉफिट गेन किया, उतनी सेविंग की। तो भारत में जो श्रम है ना, तनख्वाह इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि भारत में श्रम जो है वो कॉर्पोरेट के लागत का हिस्सा है, कॉस्ट का पार्ट है, उसके प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता तो वो मार्केट में समस्या होती है, जो समस्या हमें दिखाई दे रही है सैलरीज को लेकर। अब अर्थात खत्म होने वाला है, वो बातचीत कर लेते हैं, जिसके लिए अब बहुत सारे लोग कमेंट भी करने लगे हैं। अब लोग पूछते हैं शुमान जी कि पढ़ते हैं आप लोग, सीरीज वगैरह देखते हैं, तो काम धाम करने का समय कब मिलता है? ये सब चीजें एक सिस्टम, एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न में आप बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारा समय निकाल कर रखते हैं कि काम करते हुए पढ़ लेना, आधे घंटे 2 घंटे रात में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा समय लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बिताना पड़ता है, क्योंकि वो जितना एक्स्ट्रा माइल चलना जरूरी है, तभी आप कई बार हफ्ता भी बड़ा व्यस्त गुजरता है। मतलब कई बार हुआ कि हम लोग कुछ नहीं पढ़ पाए या कुछ देख नहीं पाए, ऐसा गुजर जाता है। हाँ, तो ये होता है कि मुश्किल होता है, लेकिन अब वो कुछ आदत में जब शुमार हो जाता ना, तो आ जाता है कि नहीं अब सब कुछ हो गया, लेकिन अभी एक बुक आई है,
इसको कंप्लीट करना है, इसको खत्म करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है जो पढ़ने की जरूरत है, या कोई सीरीज अगर टाइम मिलता है तो उसे देखना है, तो बीच बीच में खींचतान करके काम के बाद समय निकालना पड़ता है, क्योंकि वही सब पार्ट ऑफ द ड्यूटी है। वो भी मतलब मुझे लगता है कि वो पढ़ना, वो जानकारी इकट्ठी करना, ओटीटी पे जाना, उसकी क्रिएटिविटी को परखना, समझना, ये हमारे लिए जरूरी है, जानना जरूरी हो अब तो जाता है। ये भी मेरे साथ है ना, आपके साथ भी मेरे ख्याल से होगा ही। अब तो ये भी होता है कि यार अर्थात शूट होना है तो लोगों को बताना भी है क्या पढ़े क्या देखे, थोड़ा थोड़ा अपडेटेड हाँ, ये भी एक चुनौती हो गई है कि अब हमको हर हफ्ते कुछ नया जानकारी पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमने नया क्या पढ़ा जी। इस दौरान। तब क्या पढ़ा अंशुमान जी आपने? हाँ जी। इस हफ्ते हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी पे नई चीजें पढ़ रहे थे। एक मैंने पिछली बार जिस किताब का जिक्र किया था ना, क्रिएटेड इन चाइना, हाँ। चाइना के इनोवेशन के ऊपर, वो किताब शुरुआत मैंने की थी, उसको लगभग खत्म कर दिया, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं चाइना के पेटेंट रिवॉल्यूशन की, कि कहाँ अच्छा। चाइना जीरो पेटेंट से और नकल करने वाले देश से पेटेंट लेने में सब में बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और अच्छा। दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे पेटेंट्स को लेके लेके तो कैसे टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन बिल्ट हो रही है उस पे, और तकनीक पे हम चर्चा कर रहे थे। तो जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं उनसे जुड़े हुए काफ़ी रिसोर्सेज इंटरनेट पे जो अवेलेबल हैं, खासतौर से उसमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज जो साथ शायद नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी ब्लॉग हैं बड़े जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश की, और जानने की हमने इस वक्त जानने की कोशिश की कि 2021 में या उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो मेजर चेंजेस पैदा करेंगी। तो उस पे इस हफ्ते हमारी पढ़ाई हुई। चाइना वाली बुक हमने कंप्लीट की। नए तरीके के जो बिजनेस मॉडल्स हम्म। 21st सेंचुरी में डेवलप हो रहे हैं, एक बुक है अच्छी सी, न्यू रूल्स फॉर थ्राइविंग इन 21st सेंचुरी, नए बिजनेस मॉडल्स पे, उसको पढ़ना शुरू किया। वो किताब थोड़ा बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करती है कि नए तरीके के बिजनेस मॉडल्स किस तरह से आ रहे हैं, तो उन पे चर्चा करना शुरू किया। कुछ पुरानी किताबें जो दोबारा पढ़ने की इच्छा होती है, नरेश मेहता जी को दोबारा पढ़ना शुरू किया। अच्छा। हाँ हाँ, नए सिरे से पढ़ना शुरू किया। मैंने आपको बताया था गालिब की चिट्ठियाँ हाँ दोबारा हाँ पढ़ना शुरू की, और उस दिन खासतौर से भी गालिब की सालगिरह भी थी जब जी। उस दिन, तो गालिब की चिट्ठियां पढ़ना शुरू की, और मुझे लगता है गालिब की चिट्ठियां पढ़ने से बेहतर और गद्य पढ़ना कोई नहीं, क्योंकि गालिब की चिट्ठियां इतनी दिलचस्प हैं, हाँ काफी। इतना इतिहास। और अभी शमसुर रहमान फारूकी साहब नहीं रहे, हाँ। उन्होंने उनका जो मैग्नम ओपस है कई चांद थे सरे आसमां, जी। उसमें गालिब की चिट्ठियां एज इट इज कोट हुई हैं। अच्छा। है। हाँ फारूकी साहब ने कहा था, हाँ शायद मुझे हाँ। लगता है ललन टॉप के किसी कार्यक्रम में ये कहा था कि जी मैंने जी जी, उसमें अड्डे पे आए थे वो। मैंने उसमें गालिब की खतों किताबत से, उनके खतूत से वो हिस्से निकाल कर एज इट इज रख दिए थे। जी। तो गालिब की चिट्ठियां पढ़ के आपको उस समय का जो भारत का सबसे वोलेटाइल इतिहास रहा है, सबसे हाँ अजीब सा उलझा हुआ इतिहास रहा है कई तरह के हमलों के बीच में, वो बताता है। तो मतलब अगर आप 20-25 पेज 30 पेज भी खाली बैठे बैठे गालिब की चिट्ठियों के पढ़ जाएं, तो एक बिल्कुल दिलचस्प तरीके की दुनिया उसमें दिखाई देती। तो ये काफी मिक्स टाइप का इस बार अभी गालिब की चिट्ठियां चल रही हैं धीमे हाँ धीमे, क्योंकि बड़ा खंडे दोबारा पढ़ना शुरू किया है नए सिरे से, और चूंकि अभी थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट हो गया, क्योंकि कई चांद थे सरे आसमां जहन में बिल्कुल हाँ। ताजा है फारूकी साहब का उपन्यास, तो वो कनेक्ट करने का, वो मिस्टर ब्लैक और जो कैरेक्टर्स हैं उस जी दौरान के वो गालिब की चिट्ठियों में दिखते हैं। जी। और कुछ देखना ओखना देखना इस सीरीज? हफ्ते नहीं हो पाया, हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कुछ देखने की ओटीटी पे, लेकिन हमारे स्पेशल इश्यूज इस हफ्ते होते हैं, तो उसमें काफी समय होता है, तो इस बार तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगले सप्ताह जरूर हम ओटीटी पे कुछ नया देखेंगे। ये क्रिमिनल जस्टिस सीरीज जो आई है पंकज त्रिपाठी की, सीपी प्रोडक्शन वाली क्रिमिनल जस्टिस वाली जो हाँ सीरीज हाँ हाँ हाँ। आई है, इसको देखते हैं। फिर ये सोचा है कि इसको देख के समझने की कोशिश करें कि बहुत समय बाद कोई कोर्ट रूम ड्रामा नए सिरे से आया है, हाँ तो ये हाँ हाँ। कैसा है इसको देखने की। हाँ। और तो फारूकी साहब कुछ इंटरव्यूज वगैरह पढ़ रहा था, हम्म, कई पत्रिकाओं में छपे थे, तो मतलब अक्सर पत्रिकाएं खरीदते रहने का शौक है। हम्म, तो मेरे पास मतलब आर्काइव में, लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं चीजें, तो इंटरव्यूज पढ़े, फिर मैंने उठा लिया करते करते एक पेरिस रिव्यू एक पत्रिका है, मतलब आप तो जानते ही होंगे, कई सारे हाँ दर्शकों को अगर नहीं जी पता होगा, तो पेरिस रिव्यू एक पत्रिका है, तो उनके इंटरव्यूज बड़े फेमस होते हैं।
तो उनके इंटरव्यूज का एक कलेक्शन है जिसमें एजरा पाउंड हैं, ओरहन पामुक हैं, और ग्रॉसमैन हैं, आपका हारुकी मुराकामी हैं। हाँ, तो उसमें वो लोग हैं और उनके इंटरव्यूज उसमें हैं। तो वो पेरिस रिव्यू का वो वाला कलेक्शन, मतलब मेरे कई सारे कलेक्शन है, तो वो वाला कलेक्शन निकाल के पढ़ने लगा। तो ये चीजें कुछ पढ़ी हैं, कुछ इंटरव्यूज उसमें से पामुक के इंटरव्यूज जैसे मैंने दोबारा या तिबारा पढ़ा। मतलब पामुक थोड़ा जैसा वैसा, मतलब वैसे थोड़ा सा एक किस्सा को तरीके से लिखते हैं ना, बहुत पिरो पिरो के। हाँ तो हाँ, वैसे मैंने उसको पढ़ा। देखने में मैंने तो वो फिल्म देखी अनुराग कश्यप वाली नई जो आई है, अनुराग कश्यप और अनिल कपूर की, एके वर्सेस एके। एक वर्सेस एक। हाँ, वो देखी मैंने। ठीक ठाक प्रयोग है, ठीक ठाक काम है। और एक उसे नेटफ्लिक्स पे एक और है, द रिपर, हाँ, क्राइम थ्रिलर है वो क्राइम भी। थ्रिलर है, जैक द हाँ रिपर पे बना हुआ है। हाँ, तो वो भी अच्छी है, मजेदार है। तो वो ये हाँ, नहीं, चीज। इस सप्ताह फारूकी साहब को काफी अलग अलग तरीके से पढ़ने ढूंढने का वो था, क्योंकि कई सारे हाँ पहले उनको सुनते रहे थे, तो उनके पुराने नोट्स थे जो हमारी डायरीज में लिखे हुए थे, जी जी उनको जी रिविजिट किया, उनके भाषणों को, तो वो नए सिरे से रिमाइंड कराते हैं, क्योंकि अब वो उन्होंने जिस तरह से लिटरेचर को, जिस तरह से जो जो कनेक्टिंग लिटरेचर है फारसी और जी। संस्कृत और उर्दू को जिस तरह से समझा था, ऐसे बहुत कम लोग थे फारूकी हाँ साहब हाँ हाँ। की। तो हम्म। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आप लोगों को? जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। लर्नटॉप को फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर है, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज है, लाइक कीजिए। अपडेट्स वगैरह आपके पास आते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी पूछिएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा। कुछ अगर आपकी शिकायत हो तो वो भी कह सकते हैं, वो भी सिर माथे। मैं हूँ, साथ में है अंशुमान जी। आप देख रहे थे लीला लर्नटॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।